कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बेटर होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने इशू ऑफ शेयर्स देखा था और उसके कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। आज उसी जर्नी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम इशू ऑफ शेयर से कुछ बाकी टॉपिक्स देखेंगे जो रिमेनिंग रह गए थे, लाइक ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, फोर फीचर ऑफ शेयर्स, है ना, और कंपनी की बैलेंस शीट। ये सब हम आज के इस पार्ट में देखने वाले हैं बेटा। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेके अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कंपनी इशू कर रही है इशू ऑफ शेयर्स। किसी कंपनी ने 10,000 शेयर्स बेटा इशू किए हैं। 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, मतलब मार्केट में कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाह रही है। ठीक है, अब इसमें कंपनी को बेटा दो सिचुएशन होंगी। जब एप्लीकेशन मिलेंगी तो दो अलग अलग सिचुएशन में एप्लीकेशन मिल सकती है। देखिए कैसे। कंपनी को या तो 9,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिलेंगे, 9,000 शेयर्स, 9,000 शेयर्स के लिए मिलेंगे, या कंपनी को 10,000 से ज्यादा यानी कि लेट अस से 12,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली है, 12,000 शेयर्स के लिए। तो दो सिचुएशन बनेगी, या तो लोग 10,000 से कम शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करेंगे, खरीदेंगे या अप्लाई करेंगे, या 10,000 से ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे। एग्जैक्टली 10,000 का फिगर मिलना इंपॉसिबल है। आपके क्वेश्चन में इसलिए दिया जाता है कि आपको बस एक प्रैक्टिस कराई जा रही है। अदरवाइज प्रैक्टिकली दो ही सिचुएशन हो सकती है। अगर कंपनी 10,000 शेयर को इशू करना चाहती है, या सिंपल वर्ड में बोलूं कि 10,000 शेयर को कंपनी मार्केट में बेचना चाह रही है, तो या तो लोग 10 से ज्यादा के लिए सब्सक्राइब करेंगे यानी कि ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आएंगे, या 10,000 से कम शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आएंगे। तो अगर 10,000 से कम शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि 9,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई सपोज, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। इसको हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, कि जो शेयर है वो अंडर सब्सक्राइब हुआ है, मतलब लोगों ने आपको कम शेयर्स दिए हैं, कम शेयर्स के लिए आपकी कंपनी में अप्लाई किया है। और ये जो सिचुएशन है जिसमें लोगों ने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, 12,000 शेयर्स के लिए, इस सिचुएशन को कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन, यहां लोगों ने कंपनी के शेयर्स को ओवर सब्सक्राइब किया, मतलब ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है कंपनी के पास। ये डिपेंड करता है कंपनी के रेपुटेशन पे। हो सकता है कि इस सिचुएशन में कंपनी नई हो, इस सिचुएशन में कंपनी काफी दिन से मार्केट में काम कर रही है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अंडर सब्सक्रिप्शन तो बहुत ही आसान, आपको पता है कि अगर 9,000 शेयर्स पे ही एप्लीकेशन मिली है तो कंपनी 9,000 के 9,000 शेयर होल्डर को क्या करेगी, शेयर अलॉट कर देगी, और आगे का जो क्वेश्चन आप बनाएंगे वो 9,000 शेयर्स पे ही बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो आपने कर भी रखा है, सब कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने नॉर्मल किया था 10,000 शेयर के बजाय अब 9,000 शेयर से आप क्वेश्चन को कर लेंगे। लेकिन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो क्या होगा, क्योंकि यहां पर लोगों ने अप्लाई तो किया है 12,000 शेयर्स और कंपनी दे सकती है मैक्सिमम 10,000 शेयर्स। तो अब जो बाकी एक्सेस एप्लीकेशन है उसका कंपनी क्या करेगी, उन पैसों का क्या किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें सिचुएशन में कंपनी पे डिपेंड करेगा, कंपनी अपना कैसे अलॉटमेंट करती है, वो अलग अलग सिचुएशन में कंपनी अलग अलग तरह से डील कर सकती है। ठीक है, तो कुछ सिचुएशन लेके हम उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान है, ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, समोसे खरीदने जैसा हिसाब है कुछ। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। चलिए देखते हैं, हम ओवर सब्सक्रिप्शन की बात हम लोग कर रहे हैं। हम देखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। ओवर सब्सक्रिप्शन, शेयर जो है ओवर सब्सक्राइब हुआ है, उस सिचुएशन को हम लोग अभी डील करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, केस नंबर 1। एक सिचुएशन मैं क्रिएट कर रहा हूं कि कंपनी ने शेयर इशू किए हैं। शेयर इशूड जो है वो 10,000 है। एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है, एप्लीकेशन रिसीव्ड, वो आपका 15,000 शेयर्स के लिए हुई है।
15,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है। ठीक है, कंपनी ने क्या किया बेटा, कंपनी रिजेक्टेड एप्लीकेशंस फॉर 5,000 शेयर्स। बहुत ही सिंपल सी सिचुएशन है। कंपनी ने जो पहले 10,000 लोगों ने अप्लाई किया उनको शेयर अलॉट कर दिए, बाकी जो 5,000 जिन लोगों ने बाद में अप्लाई किया कंपनी ने उनको रिजेक्ट कर दिया। बहुत एक सिंपल सा मैंने सिचुएशन क्रिएट किया बेटा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में देख लेते हैं हम कैसे हम डील करेंगे। तो मैं थोड़ा सा एक बार शेयर के फेस वैल्यू और कुछ इंस्टॉलमेंट्स बना लेता हूं। तो आप मानिए कि शेयर जो है 10 रुपीज का है और इसकी हम 3 इंस्टॉलमेंट बनाएंगे। तो सबसे पहली इंस्टॉलमेंट होगी आपकी एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन पे समझिए आप 4 रुपए कंपनी मांग रही है। फिर दूसरी हमारी होगी अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे आप 3 रुपए ले लीजिए, 7 रुपीज हो गए। अब आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो आपका रिमेनिंग बच गया 3 रुपए वो हम यहां पर ले लेंगे। ये छोटा सा एग्जांपल हमने ले लिया। ठीक है, अब हमें इस जो प्रॉब्लम दी गई है इसको जनरलाइज करके दिखाना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट एंट्री क्या होगी बेटा, जब आपको पैसा मिला होगा कितने पे मिलेगा, 15,000 शेयर्स पे। 15,000 शेयर्स पे कंपनी को कितना पैसा मिलेगा, 4 रुपए देंगे लोग, क्योंकि 4 रुपए कंपनी ने एप्लीकेशन पे मांगा है। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 15 इंटू 4, 16,000 मिलेगा आपको टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और ये 60,000 का आपका हो गया। ठीक है, चलिए अब सेकेंड एंट्री दिखानी है। सेकेंड एंट्री में क्या करेंगे, एप्लीकेशन के पैसे को आप कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल में कितना जाएगा बेटा, कैपिटल में हमें 10,000 शेयर्स हमने इशू किए तो 4 रुपीज के हिसाब से 40,000 जाएगा। अब रिमेनिंग जो बच गया आपका, ये 5,000 शेयर, इनका पैसा हम वापस करेंगे तो इसको हम बैंक से लिखेंगे। पैसा आया तो बैंक डेबिट हो रहा था बेटा, अब पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे आप। 5,000 शेयर्स पे आपको 4 रुपए मिले थे, 20,000, तो 20,000 आप रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये एंट्रीज हो जाएंगी इस सिचुएशन में आपका। ठीक है, एक सिंपल सी सिचुएशन हमने क्रिएट की थी कि हमने 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए, 15,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो कंपनी ने उसमें से एक्सेस जो एप्लीकेशन आई थी, यानी कि जो 5,000 शेयर्स के लिए एक्सेस एप्लीकेशन आई थी, उसको कंपनी ने क्या कर दिया बेटा, रिजेक्ट कर दिया। तो यहां पर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जिन लोगों ने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने जिनको शेयर नहीं दिए, यानी कि जो एक्सेस एप्लीकेशन थी 5,000, कंपनी ने उनको रिजेक्ट कर दिया, तो हम उनका पैसा वापस लौटा देंगे और कुछ इसमें एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल सिचुएशन है एक ओवर सब्सक्रिप्शन की। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा एडवांस सिचुएशन की तरफ हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो अब एक केस नंबर 2 में थोड़ा सा इससे एडवांस देखते हैं। बहुत आसान है ओवर सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बच्चों को पता नहीं क्यों बहुत प्रॉब्लम आती है इसमें, बहुत ही आसान है। सिचुएशन नंबर 2 देखते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में देखेंगे एक ऐसी सिचुएशन में फिर से क्रिएट कर लेता हूं कि हमारे पास शेयर इशूड है बेटा 20,000, हमने कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किए हैं। एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है, एप्लीकेशन रिसीव जो हुई है वो 50,000 शेयर्स के लिए हुई है। ठीक है, 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली है कंपनी को। कंपनी ने अलॉटमेंट कैसे करी है, देखिए अलॉटमेंट मेड एज फॉलोज।
तो कंपनी ने तीन सिचुएशन या तीन अलग अलग कैटेगरीज बना दी है बेटा। फर्स्ट कैटेगरीज देखिए क्या है। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? फर्स्ट कैटेगरी में कह रहा है कि एप्लीकेंट्स ऑफ 30,000 शेयर्स, 30,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को अलॉटेड 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स। ठीक है, तो कंपनी ने क्या पहली कैटेगरी बनाई है बेटा कि 30,000 शेयर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनको कंपनी ने 10,000 शेयर दिए। मतलब यहां पर कंपनी ने बेटा क्या किया? प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर दी प्रोरेटा बेसिस पे। यानी कि अगर आपने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो कंपनी आपको 1 शेयर दे रही है। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कहते हैं इसको, प्रोरेटा अलॉटमेंट भी कहा जाता है। 3:1 का रेशियो बना दिया है ना, कि अगर आप 3 शेयर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 1 शेयर दे पाएंगे। ठीक है, अगर आप 6 शेयर के लिए अप्लाई करेंगे तो कंपनी आपको 2 शेयर देगी। 30 शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो कंपनी आपको कितने शेयर देगी? 10 शेयर देगी बेटा। ठीक है, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कहते हैं इसको। ठीक है, दूसरी जो कैटेगरी बनाई है कंपनी ने वो देखिए, सेकंड कैटेगरी जो बनाई है उसमें एप्लीकेंट्स ऑफ 15,000 शेयर्स, उनको अलॉटेड करे हैं बेटा, अलॉटेड 10,000 शेयर्स, यानी कि रिमेनिंग 10,000 इनको दे दिए कंपनी ने बेटा। बाकी के 10,000 शेयर इनको दे दिए। देखिए अभी भी आपके पास क्या बचा है? अभी भी आपके पास 5,000 एप्लीकेशन बची है, क्योंकि अभी तक आपने 45,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को ही 20,000 शेयर्स अलॉट करे हैं। तो उसके लिए कैटेगरी 3 बना लेते हैं। एप्लीकेंट्स ऑफ 5,000 शेयर्स, उनको क्या कर दिया? रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि शेयर ही खत्म हो गए हैं, शेयर ही खत्म हो गए बेटा। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन हमने क्रिएट कर ली। कंपनी ने 3 अलग अलग कैटेगरी बना दी है। पहली कैटेगरी में 30,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को केवल 10,000 शेयर दिए गए हैं। ठीक है, इन्होंने अप्लाई किया था 30,000 शेयर्स के लिए, कंपनी ने इनको केवल 10,000 शेयर दिए हैं। सेकेंड कैटेगरी में जो 15,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स थे उनको भी 10,000 शेयर्स ही दिए गए हैं। और तीसरी कैटेगरी में 5,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि अब शेयर्स ही खत्म हो गए हैं, शेयर सारे अलॉट किए जा चुके हैं। तो यहां पर फिर से हम ले लेते हैं 10 रुपए का शेयर हम एज्यूम कर रहे हैं, और मान लीजिए कंपनी ने 3 कैटेगरी बनाई है बेटा। ठीक है, तो ऑन एप्लीकेशन वही ले लेते हैं, कंपनी को 4 रुपए चाहिए सपोज, एंड ऑन अलॉटमेंट कंपनी को 3 रुपए कंपनी ने लेगी। और बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो बनेगी उस पर भी कंपनी 3 रुपए मांगेगी। ये हमने इंस्टॉलमेंट बना ली। तो ये छोटी सी सिचुएशन हमने फिर से क्रिएट कर ली है ओवर सब्सक्रिप्शन की। ठीक है, अब इस सिचुएशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? इस सिचुएशन को डील करने के लिए आप एक छोटी सी टेबल बना सकते हो वर्किंग नोट में। वो टेबल ज्यादा आसान रहती है। ठीक है, तो वो टेबल देखते हैं कि कैसे आप क्रिएट करेंगे। आसान है, उसमें बच्चों को लगता है कि टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें आपको सारे अमाउंट मिल जाएंगे और वो टाइम भी कम लगेगा। अदरवाइज आपको 3 अलग अलग या कम से कम 2 वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। तो 2 वर्किंग नोट बनाने में जितना टाइम लगेगा उतने ही टाइम में ये टेबल भी क्रिएट हो जाती है। प्रेजेंटेशन भी इसका अच्छा रहता है। दूसरा, इससे आपको आसानी रहेगी, गलती होने के चांसेस या मिस्टेक होने के चांसेस जो है बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। और हमारा एग्जाम में मोटिव यही होना चाहिए कि हम गलती कम से कम करें। जितनी कम गलतियां आप करेंगे उतना ही आपका पेपर नीट एंड क्लीन दिखेगा, उतना ही एग्जामिनर पर आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा। ठीक है बेटा, पेपर इज नथिंग बट इंप्रेशन है बस। आप क्या आपको आता है उससे मैटर नहीं करता, क्या आपने लिख के दिखाया एग्जामिनर को, एग्जामिनर के सामने ये मैटर करेगा बेटा। तो जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे उतने ही अच्छे मार्क्स आपको एग्जाम में मिलेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। और अच्छी चीजें किसको पसंद नहीं आती? आप खुद बताइए। आप एक कॉपी चेक कर रहे हैं, बच्चे ने बड़ा ही गंदा गंदा लिखा हुआ है, तो आप भी उसमें क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप उसके मार्क्स कटिंग करेंगे। और एक बच्चे ने बहुत साफ साफ चीजें लिखी हुई है तो आप खुश हो जाएंगे, आपको देखने में तकलीफ कम होगी, तो आप उसको उतने अच्छे अवार्ड भी देंगे। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए वो टेबल हम लोग बना लेते हैं। तो पहला जो कॉलम हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे कैटेगरीज का।
कैटेगरी। ये हमारा पहला कॉलम बेटा कैटेगरी का हो गया, ठीक है, कैटेगरीज। दूसरा कॉलम बनाएंगे हम शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड। सेकंड कॉलम शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड का बना लेंगे। नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे शेयर अलॉटेड, शेयर अलॉटेड। नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन पे आपको कितना पैसा मिला। नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे एप्लीकेशन मनी ड्यू, एप्लीकेशन मनी ड्यू, एक्चुअली एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिलना चाहिए था। नेक्स्ट कॉलम बना सकते हैं एक्सेस मनी, एक्सेस अमाउंट, कितना पैसा आपको ज्यादा मिल गया। अब एक्सेस को आप एडजस्ट करेंगे, तो देखिए उसके लिए कॉलम बनाएंगे हम एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड ऑन। कहां कहां एडजस्ट कर सकते हैं हम, अलॉटमेंट पे कर सकते हैं पहला, फिर फर्स्ट कॉल पे कर सकते हैं, ठीक है बेटा, फर्स्ट कॉल पे कर सकते हैं, और हम रिफंड भी कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा पैसा बच गया तो हम रिफंड भी कर देंगे। तो ये एक छोटी सी देखिए हमारी टेबल बन गई है। इस तरह की एक टेबल आप बना सकते हैं। तो कैटेगरी नंबर 1 ये क्या है बेटा, ये प्रोरेटा की कैटेगरी है, प्रोरेटा, ठीक है। देखिए इस टेबल ये मैंने बनाई है, आप इसमें थोड़ा बहुत चेंज करना चाहे कर सकते हैं, कॉलम ज्यादा या कम अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हैं। ये वर्किंग नोट है ना, ये मैं लिख देता हूं, ये आपका वर्किंग नोट है। इसमें कोई खास ऐसा फॉर्मेट नहीं होता वर्किंग नोट का कि आपको एज इट इज ही बनानी है। आप चाहें तो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वो पॉसिबल है, कोई टेंशन की बात नहीं। आप चाहें तो एक आध कॉलम एक्स्ट्रा बना सकते हैं इसमें, और चाहें तो एक आध कॉलम कम बना सकते हैं अगर आपको रिक्वायर्ड है तो, ठीक है। तो पहली कैटेगरीज है प्रोरेटा की। प्रोरेटा में शेयर एप्लीकेशन, जो पहली कैटेगरी में एप्लीकेशन रिसीव हुई थी वो 30,000 है, और हमने शेयर अलॉट किए हैं 10,000। कैटेगरी नंबर 2 इट इज ऑल्सो प्रोरेटा, इसमें एप्लीकेंट्स हैं 15,000 के, अलॉट करे हैं 10,000 शेयर। और कैटेगरी नंबर 3 जो है बेटा वो आपका रिजेक्ट का कैटेगरी है, उसमें एप्लीकेशन आई है 5,000 शेयर्स के लिए, अलॉटमेंट आपने करी ही नहीं उनको, ठीक है। तो अब इनको हम कंप्लीट करके ले जाएंगे। देखिए कैटेगरी 1 का जो एप्लीकेशन हमें मिली है वो 30,000 शेयर्स के लिए मिली है, तो इन लोगों ने एप्लीकेशन पर कितना पैसा आपको दिया होगा। हमने पहले ही यहां पर लिया हुआ है कि एप्लीकेशन पे कंपनी को 4 रुपए मिलेगा, तो इन लोगों ने 30,000 पर ही आपको 4 रुपीज दिए होंगे, यानी कि इन्होंने 1,20,000 रुपीज आपको दिए होंगे बेटा। नेक्स्ट कॉलम है एप्लीकेशन मनी ड्यू, मतलब आपको एप्लीकेशन पे इन लोगों से कितना पैसा लेना चाहिए था। तो हमें उतना ही पैसा लेना चाहिए था जितने हम इनको शेयर अलॉट कर रहे हैं। तो बेटा हम इनको शेयर्स तो 10,000 के अलॉट कर रहे हैं, और 4 रुपए लेने हैं हमें, तो मतलब हमें तो 40,000 इनसे लेना चाहिए था। इन लोगों ने कितना पैसा एक्स्ट्रा दे दिया, तो इन्होंने 120 दिया है, लेना 40 था, तो इट मींस 80,000 रुपीज इन लोगों ने कंपनी को बेटा क्या दे दिया, एक्स्ट्रा दे दिया। अब ये 80,000 को हम सबसे पहले चेक करेंगे कि अलॉटमेंट पे इसमें से हम कितना पैसा एडजस्ट कर पाएंगे। यानी कि एक तरह से ये 80,000 जो रुपए हैं ये शेयर होल्डर ने कंपनी को एडवांस दे दिया है, और कंपनी कह रही है कि इस पैसे को हम आगे वाले इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे, यानी कि उन पे आप इतना पैसा कम दे दीजिएगा हमें, ठीक है। और कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आप ध्यान से समझिए, बिल्कुल ही सिंपल है, ओवर सब्सक्रिप्शन में कुछ भी नहीं है बेटा। तो देखिए 80,000 यहां पर कंपनी के पास शेयर होल्डर का एक्स्ट्रा पैसा या एडवांस में पैसा है, ठीक है। अब इन लोगों को हमने 10,000 शेयर्स दिए हैं, कैटेगरी 1 वालों को
10,000 शेयर्स दिए हैं, तो इन लोगों से अलॉटमेंट पे कितना पैसा मैक्सिमम लेना चाहिए था। तो देखिए बेटा, अलॉटमेंट पे जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी 3 रुपए की रिक्वायरमेंट है। तो 10,000 इंटू 3, इन लोगों से 10,000 शेयर्स पे 3 यानी कि मैक्सिमम हम 30,000 ही ले सकते हैं। तो बेटा इसमें से 30,000 हम पूरा का पूरा अलॉटमेंट पे ले लेंगे, यानी कि इनका जो 80,000 रुपए एक्सेस था उसमें से 30,000 रुपए अलॉटमेंट पे रख लिया कंपनी ने। कंपनी ने कहा कि अब आपको अलॉटमेंट पे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, आपका जो 80,000 हमारे पास एडवांस आया हुआ है, हमने उस एडवांस में से ही 30,000 रख लिया है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब इनका अभी भी एक्सेस बचा हुआ है, कितना बचा सर? 80 में से 30 तो चला गया, कहां चला गया? अलॉटमेंट पे चला गया। अब कितना बचा हुआ है सर? 50,000 बचा हुआ है, 50,000 बचा है। ठीक है बेटा, 50 को हम चेक करेंगे फर्स्ट कॉल पर। यहां पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही है, तो देखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो भी 3 रुपए की ही है। तो इसका मतलब यहां पर भी कंपनी उनसे 10,000 इंटू 3 मतलब 30,000 रुपए मैक्सिमम ले सकती है, जबकि उनका एक्सेस 50,000 बचा हुआ है। यानी कि इन्होंने बेटा फर्स्ट कॉल का भी पूरा पैसा इनका एडवांस से ही कंपनी के पास आ जाएगा, यानी कि कंपनी एडवांस से ही फर्स्ट कॉल का पैसा भी पहुंच गया है कंपनी के पास। लेकिन फर्स्ट कॉल कंप्लीट करने के बाद भी अब इन लोगों का पैसा बचा हुआ है कंपनी की तरफ। कितना बचा हुआ है कि सर देखिए 80 में से भी तो 60 ही एडजस्ट हुआ है, 20,000 इन लोगों का बचा हुआ है। अब देखिए कंपनी एक शेयर होल्डर से मैक्सिमम 10 रुपए मांग सकती है, इन लोगों से 10 रुपए मांग चुकी है क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पूरी हो गई है। अब जो पैसा बच गया है वो कंपनी को वापस करना पड़ेगा। तो अब इनका 20,000 जो बच गया है बेटा वो कंपनी रिफंड कर देगी। कंपनी क्या कर देगी बेटा? रिफंड कर देगी, लौटाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी जो है एक शेयर होल्डर की जो लाइबिलिटी है बेटा वो 10 रुपए तक यानी कि फेस वैल्यू ऑफ शेयर तक ही होती है, और कंपनी 10 रुपए से ज्यादा एक शेयर होल्डर से नहीं मांग सकती अगर उसकी वैल्यू 10 रुपए है तो। ठीक है, तो यहां पर 80,000 एक्सेस अमाउंट था, उसमें से 30 अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ, 30 फर्स्ट कॉल पे हुआ, फिर भी 20,000 एक्सेस बच गया, यानी कि लोगों का एडवांस कंपनी की तरफ ही बचा हुआ है। तो कंपनी 20,000 रुपए इनका क्या करेगी? इनको रिफंड कर देगी बेटा। बात समझ में आ गई है? चलिए अब सेकंड कैटेगरी देखते हैं। कैटेगरी सेकंड में लोगों ने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो 15,000 पे एप्लीकेशन पे 4 रुपए दिए होंगे, यानी कि इन लोगों ने बेटा कंपनी को 60,000 रुपए दिए होंगे। ठीक है, कंपनी को कितना लेना था? यानी कि एप्लीकेशन मनी ड्यू कितना ड्यू होनी थी? तो 30,000 पे 3 ना 30,000 पे 4 यानी कि 40,000 मैक्सिमम लेना था बेटा। तो इन लोगों का 60 इन्होंने दिया, 40 लेना था, तो 20,000 रुपए का क्या बचा है? एक्सेस अमाउंट बचा हुआ है कंपनी की तरफ। अब ये एक्सेस सबसे पहले हम कहां चेक करेंगे सर? आप सबसे पहले इसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करके देखेंगे। तो अलॉटमेंट पे इन लोगों से कितना रुपए लेना है सर? 10,000 इंटू 3 रुपीज लेने हैं, यानी कि 30,000 लेना है। तो बेटा पूरा का पूरा 20,000 आपका अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा, और 10,000 रुपए जो रिमेनिंग बचे हैं वो ये लोग पे कर देंगे। 20,000 कंपनी के पास ऑलरेडी इनका है। ठीक है, अब इनका एक्सेस यहीं पे खत्म हो गया है, तो आगे इनका पैसा नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा था। इन लोगों ने 60,000 रुपए दिए कंपनी को इनसे 40,000 रुपए ही लेने थे, तो इन लोगों का 20,000 रुपए कंपनी की तरफ एडवांस बचा है, यानी कि इन्होंने 20,000 रुपीज ज्यादा दे दिया बेटा। तो वो 20,000 रुपीज कंपनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देगी और इनको बोलेगी कि आप 20,000 का जो बैलेंस है यानी कि 20,000 माइनस करके जो बचा हुआ है वो पैसा अलॉटमेंट पे कर दीजिए। ठीक है, अब जिन लोगों ने 5,000 शेयर अप्लाई किए थे और कंपनी ने इनको शेयर नहीं दिए हैं, इन लोगों ने भी कंपनी को 20,000 रुपीज दिया होगा। इन्होंने भी तो एप्लीकेशन पे 4 रुपए दिए होंगे, कंपनी इनको शेयर नहीं दे रही है, तो इनका पैसा कंपनी को क्या करना पड़ेगा? लौटाना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। बस बेटा आपकी टेबल तैयार हो गई, आप इसका टोटल कर लेंगे। तो देखिए ये आपका हो गया टोटल शेयर एप्लीकेशन आपको कितनी मिली है? ये आपको मिली है 50,000 शेयर्स के लिए। शेयर आपके पास 20,000 ही थे। एप्लीकेशन पे आपको 2 लाख रुपए मिले हैं। आपको 80,000 शेयर ड्यू करना था एप्लीकेशन। 1 लाख रुपए आपको एक्सेस मिला है, जिसमें से आपने अलॉटमेंट पे 50,000 रुपए एडजस्ट करे और 30,000 फर्स्ट कॉल पे करे हैं, और 40,000 रुपीज का आप रिफंड देंगे, यानी कि ये 40,000 आप क्या करेंगे बेटा? वापस देंगे शेयर होल्डर को।
ठीक है, तो ये एक सिंपल सी टेबल बन गई है जिसमें हमने सारी कैलकुलेशन कर ली। कुछ बच्चे पूछते हैं क्या सर वर्किंग नोट बनाना जरूरी है? हाँ बेटा बिल्कुल जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सीबीएसई आपको कभी भी पूरे नंबर नहीं देगी, क्योंकि वर्किंग नोट्स के भी मार्क्स होते हैं। सीबीएसई की प्रॉपर गाइडलाइंस है कि वर्किंग नोट इज ए पार्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, तो आपके आंसर का ही पार्ट है, तो आपको बेटा वर्किंग नोट जरूर बनाना है जहां पर भी इसकी जरूरत है। नहीं बनाएंगे तो आपको पूरे नंबर नहीं देगी सीबीएसई। तो अब इस क्वेश्चन में इस टेबल के बेस पे हम इसको जर्नलाइज करना सीखेंगे बेटा। अब इसको हम जर्नलाइज करेंगे। देखिए बहुत सिंपल सा है। फर्स्ट एंट्री देखते हैं हम लोग, इस टेबल के बेस पे ही देखेंगे। फर्स्ट एंट्री हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। आपको कितना पैसा मिलेगा? 2 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि 50,000 शेयर्स पे 4 रुपए मिले आपको। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2 लाख रुपीज। तो ये पहली एंट्री हो गई आपकी। अब सेकंड एंट्री पे आपको सारी चीजें दिखानी पड़ेंगी बेटा, है ना। दिखाना पड़ेगा कि कितना पैसा आपने एप्लीकेशन से कैपिटल में ट्रांसफर किया, कितना पैसा आप अलॉटमेंट पे ले जा रहे हो, कितना पैसा फर्स्ट कॉल पे जाएगा और कितना पैसा आपको रिफंड करना पड़ेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास इस टेबल में है, हम बस यहां से कॉपी पेस्ट करेंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो गया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो गया बेटा 2 लाख रुपीज से। अब इसमें टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? शेयर कैपिटल में सर जो रिक्वायरमेंट है यानी कि 20,000 इंटू 4, हमने तो 20,000 शेयर ही इशू किए और हमें 4 रुपए चाहिए, तो 80,000 रुपीज बेटा हमारा शेयर कैपिटल में चला जाएगा। मैं यहां पे दिखा भी देता हूं आपको समझाने के लिए, 20,000 इंटू 4 रुपीज। इसके बाद बेटा शेयर अलॉटमेंट, कितना पैसा हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे? जो इन लोगों का एडवांस आया हुआ है उसमें से कितना पैसा एडजस्ट करेंगे? देखिए हमने यहाँ वर्किंग नोट बनाया था, एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। तो बेटा अलॉटमेंट पे हम 50,000 रुपए, ये देखिए 50,000 हम एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने बना ही लिया था वर्किंग नोट, अब ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये 30,000 हम कहाँ करेंगे बेटा एडजस्ट? फर्स्ट कॉल पे। तो बच्चा यहाँ पर जैसे हमने शेयर अलॉटमेंट लिख दिया, वैसे ही यहां पर टू शेयर फर्स्ट कॉल नहीं लिखना है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर यहां पर सीधा फर्स्ट कॉल क्यों नहीं लिख सकते? जो पैसा फर्स्ट कॉल पे जा रहा है उसके लिए फर्स्ट कॉल क्यों नहीं लिख सकते? जब अलॉटमेंट पे जा रहा है तो उसके लिए हम अलॉटमेंट लिख रहे हैं। हाँ बेटा बिल्कुल, देखिए अलॉटमेंट और एप्लीकेशन जो होती है बेटा वो जनरली साथ साथ में होती है, और अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में देयर इज सम टाइम इंटरवल, है ना। हो सकता है कि दो महीने 3 महीने, तो देयर में बी सम टाइम इंटरवल बिटवीन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। तो इन बिटवीन अगर आप इस पैसे को फर्स्ट कॉल लिख देते हो तो कंपनी आपको इंटरेस्ट ही नहीं देगी। लेकिन अगर हम इसको लिखते हैं कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, तो कंपनी आपको इस कॉल्स इन एडवांस पर क्या देगी बेटा? इंटरेस्ट देगी। तो इसीलिए इसको हम फर्स्ट कॉल ना लिख के कॉल्स इन एडवांस लिखते हैं, और कंपनी इस पैसे पे आपको 12% पर एनम के रेट से भी, 12% पर एनम के रेट से क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। तो बेटा कितना हो गया आपका एक्सेस अमाउंट जो फर्स्ट कॉल पे जा रहा है? सर 30,000 जा रहा है। देखिए यहां पे हमने दिखाया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे आप जब भी पैसा कॉल्स पे जाएगा तो उसको आप फर्स्ट कॉल नहीं लिखेंगे, और इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट बिल्कुल साथ साथ में होती है, इसलिए हम सीधा अलॉटमेंट लिख लेते हैं। लेकिन फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट के बीच में गैप हो सकता है कितना भी, कितने महीनों का भी गैप हो सकता है, 1 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का। ये डिपेंड करता है कि कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग कंपनी अगली इंस्टॉलमेंट जो है वो मांगती है। ठीक है बेटा, तो इसलिए कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर कर लेते हैं ताकि कंपनी इस पैसे पे आपको इंटरेस्ट दे पाए। और बाकी बचा आपका टू बैंक, जो पैसा हमें रिफंड करना है वो हमारा 40,000 है। यहां से देखिए हम टेबल से ले लेंगे वैल्यू, और 40,000 हम यहां से क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे बेटा। और ये आपकी सेकंड जनरल एंट्री बन गई है। ठीक है, अब मैं इसकी बाकी एंट्रीज भी बता देता हूं कि जो एडवांस आपको मिला इन सब पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, सॉरी अलॉटमेंट ड्यू करेंगे पहले, अभी तो हमारी एप्लीकेशन की एंट्री हुई है। तो शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो 20,000 इंटू 3 रुपीज यानी कि 60,000 से आप अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे टू
शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000। ठीक है, ये आपकी ड्यू हो गई। अब रिसीव होगी बेटा, अब ये रिसीव होगी। देखिए 60 में से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 50 तो आपको पहले ही मिल चुके हैं, पहले ही आप अलॉटमेंट को क्रेडिट कर चुके हैं 50,000 रुपए से, यानी कि इनके एडवांस आए हुए हैं। इन्होंने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लोगों ने ज्यादा पैसा दे दिया था, तो कंपनी उन लोगों का एक्सेस अमाउंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रही है। कितना एडजस्ट करेगी? 50,000 रुपए ऑलरेडी एडजस्ट कर चुकी है। तो 60 में से कितना पैसा और मिलेगा बेटा? 10,000 मिलेगा, है ना? 50 तो पहले ही मिल गया, तो एंट्री सिंपल बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000। तो ध्यान से देखिए, अलॉटमेंट बेटा आपने 60,000 से डेबिट किया है और 10,000 से यहां क्रेडिट हुई है और 50,000 से पहले ही क्रेडिट हो चुकी है, तो अलॉटमेंट आपका खत्म हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आप ड्यू करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 3 रुपए की है। तो एंट्री नंबर 5, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। तो इस पे भी आपको 60,000 मिलना चाहिए, 60 से ड्यू करेंगे आप टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000। अब इसमें भी क्या हुआ है देखिए, इसके लिए हमें पहले से ही 30,000 एक्स्ट्रा मिला हुआ है। देखिए ये हमने यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर कर रखा है 30,000 रुपए, ये हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 30,000 पहले ही मिल चुका है। ठीक है, तो ये 30 हम यहां पर भी बेटा क्या करेंगे? एडजस्ट करके दिखाएंगे। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब कॉल्स इन एडवांस वहां पे आपने क्रेडिट किया था, एक लाइबिलिटी है, इसको खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पे आप कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, जो कि आपका 30,000 का होगा। ठीक है, और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपका 60,000 से ड्यू हुई थी, 30 आपको मिल चुके हैं ऑलरेडी, तो रिमेनिंग 30,000 आपके बैंक में और आ जाएंगे। तो इस तरह से बेटा ये आपका क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी जनरल होंगी। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है आपका कॉल्स इन एरियर, सॉरी आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान सा है, बस आपको कुछ पैसे का एडजस्टमेंट करना होगा, बाकी कुछ इसमें मुश्किल चीजें नहीं है बेटा। ठीक है, अब इसी में मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और ऐड कर देता हूं। ये जो क्वेश्चन था इसी में मैं कॉल्स इन एरियर भी ऐड कर देता हूं कि अगर मान लीजिए ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है और कोई भी शेयर होल्डर जिसने एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है और वो साथ में कॉल्स इन एरियर भी कर देता है ना, तो उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, मैं इसी क्वेश्चन में आपको ऐड करके बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिए ये तो हमने नॉर्मल किया था, अब मैं इसमें कुछ चीजें बढ़ा रहा हूं। अब हम इसमें कॉल्स इन एरियर भी देखेंगे, तो मैं इसी क्वेश्चन में एक चीज और ऐड कर रहा हूं बेटा। ठीक है, कि सपोज मिस्टर रवि है कोई, मिस्टर रवि हु होल्ड 300 शेयर्स, जिनके पास 300 शेयर इनको अलॉट किए गए हैं बेटा, है ना, 300 शेयर अलॉट किए गए हैं, फेल्स टू पे अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाए। कौन नहीं दे पाए बेटा? मिस्टर रवि, जिनके पास 300 शेयर्स है ना। तो ये मिस्टर रवि जो है ना बेटा, ये मिस्टर रवि, ये आपका कैटेगरी नंबर सेकंड से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी नंबर सेकंड से बिलोंग करेंगे बेटा, सेकंड कैटेगरी के हैं ये। ठीक है, तो कैटेगरी सेकंड क्या थी हमारे पास? देखिए बेटा ये हमारी कैटेगरी नंबर सेकंड थी, ये देखिए कैटेगरी सेकंड में 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था शेयर होल्डर ने और कंपनी ने उनको 10,000 शेयर्स दिए थे। यानी कि अगर मैं इसका रेशियो निकालना चाहूं तो 15:10 और यू कैन से 3:2 का रेशियो निकल के आ रहा है ना, कि अगर शेयर होल्डर ने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया था
तो इन कैटेगरी वालों को कंपनी ने 2 शेयर दिए थे 3 के बदले में। ठीक है, 3 के बदले में 2 शेयर दिए थे। तो यहां पर मिस्टर रवि के हमें क्या दिए हुए हैं, हमें इनके अलॉटेड शेयर दिए हुए हैं। तो इसका मतलब मिस्टर रवि ने 300 से ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, क्योंकि कैटेगरी सेकंड में हर शेयर होल्डर ने ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया है। उन्होंने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया है, तो कंपनी ने उनको 2 शेयर दिए हैं। ठीक है बेटा, तो अब इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कंपनी ऐसा बोल रही है कि अलॉटमेंट नहीं दिया, तो इनका कुछ पैसा तो अलॉटमेंट पे बेटा ऑलरेडी पहुंचा होगा। इनका कुछ पैसा तो अलॉटमेंट पे ऑलरेडी आया होगा। हमें वही देखना है कि इनका कितना पैसा अलॉटमेंट पे ऑलरेडी आ चुका है। इसके लिए हम एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे, जो हर क्वेश्चन में बिल्कुल सेम बनेगा। हर क्वेश्चन में क्या बनेगा, सेम बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, वर्किंग नोट बना रहे हैं हम लोग। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या निकाल रहे हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट not received from मिस्टर रवि। सिंपली भी लिख सकते हो आप कि कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर बाय मिस्टर रवि, कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग नोट मैंने बताया, इनका कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट नहीं होता, बस आपको इस तरह के वर्किंग नोट बनाए कि एग्जामिनर उनको समझ जाए बस। ठीक है, तो थोड़ा बहुत चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम निकालेंगे पहले कि मिस्टर रवि ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो बेटा देखिए, शेयर्स अप्लाइड बाय मिस्टर रवि। तो मिस्टर रवि ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, मैंने बताया था इनका रेशो क्या था, 3:2, है ना। तो मैं यहां छोटा सा एक बार करके दिखाता हूं आपको कि सपोज ये इनके अप्लाइड हैं और ये इनके अलॉटेड है बेटा। ठीक है, तो यहां पर अप्लाइड क्या था, 15,000, और अलॉटेड क्या था, 10,000। ये कैटेगरी थी इनकी, या इसको 3:2 भी लिख सकते हो, पर कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि सीधी कैटेगरी लिख लो आप, इतना काय को इतने लफड़े में पढ़ना है, सीधा। तो बेटा अब इनके हमें ये दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं कि इनको 300 शेयर दिए हैं, इनके हमें ये वाले निकालने हैं। कौन से निकालने हैं, अप्लाइड निकालने हैं। तो जो निकालना हो ना बेटा, हमेशा उसको ऊपर करते हैं। तो देखिए इनके लिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे, 15,000 ऊपर आ जाएगा, अपॉन 10,000 करेंगे, है ना, और इंटू 300 कर देंगे। तो बेटा 450 शेयर्स आ गए। 450 शेयर्स के लिए क्या किया होगा, अप्लाई किया होगा किसने, मिस्टर रवि ने, और कंपनी ने उनको कितने शेयर दिए होंगे, 300 शेयर दिए होंगे। ठीक है जी, 300 शेयर दिए होंगे। देखिए अब हम इससे कैलकुलेशन करेंगे। तो इन्होंने 450 पे पैसा दिया होगा, तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे बेटा उन्होंने 450 शेयर्स पे 4 रुपए दिया होगा रवि जी ने, मतलब उन्होंने 1800 रुपीज दिए, 1800 रुपीज दिया, लेस अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन पे हमें कितना लेना था रवि जी से। तो रवि को कंपनी ने 300 शेयर दिए हैं, 4 रुपए का शेयर है, तो मतलब 1200 रुपए लेने थे। तो बेटा यहां पर 600 रुपए क्या हो गए, इनका एक्सेस अमाउंट कंपनी की तरफ बच गया, यानी कि इन्होंने 600 रुपए कंपनी को ज्यादा दे दिए। तो ये एक्सेस, ये इनका एक्सेस अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट। इसको हम एडजस्ट करेंगे कहां पर, एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे हम इनका ये एक्सेस अमाउंट एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, अब अलॉटमेंट भी कर लेते हैं हम लेस इसमें से। तो लेस अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट इनसे ड्यू होगा, 300 इंटू 3, मतलब 900 रुपए हमें इनसे चाहिए अलॉटमेंट पे। 600 रुपए इनके ऑलरेडी कंपनी के पास है बेटा, तो इनको कितना पैसा देना चाहिए था, रिमेनिंग अमाउंट 300, जो इन्होंने नहीं दिया। तो बेटा यही हो गया आपका अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट।
यानी कि अगर आप ये कहो तो ये इनका क्या हो गया बेटा, कॉल्स इन एरियर हो गया है। ये आपका क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर हो गया। 300 रुपए क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर, मतलब मिस्टर रवि ने 300 रुपए आपको नहीं दिए। अब देखिए जर्नल एंट्री आपकी यहां पर अलॉटमेंट की क्या हुई थी, ध्यान से देखेंगे बार ऊपर, यहां देखिए ये वाली एंट्री हमारी अलॉटमेंट की थी, बैंक वाली एंट्री, हमें 10,000 रुपए मिल गए थे पूरे, है ना। अब इसमें मैं वो वाला केस भी जोड़ रहा हूं कि मिस्टर रवि ने 300 रुपए नहीं दिए। तो अब इसकी एंट्री अगर हम देखना चाहें तो मैं नीचे दोबारा से बना देता हूं इस एंट्री को। तो अब अगर ये एंट्री कैसे बनती, अगर मिस्टर रवि इसमें इंक्लूड होते और वो 300 शेयर यानी कि 300 रुपए नहीं देते 300 शेयर्स पर, ठीक है। तो एंट्री बन जाती बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अलॉटमेंट पे हमें कितना चाहिए बेटा, 10,000 रुपए चाहिए था, हमने एंट्री में भी चेक ही किया था, उसमें से 300 रुपीज मिस्टर रवि ने नहीं दिए हैं, तो बेटा हमें 9,700 रुपए रिसीव हो गए होंगे। तो फिर ये एंट्री आपको करनी पड़ती अगर इस क्वेश्चन पे कॉल्स इन एरियर का कॉन्सेप्ट भी डाला होता तो। पर मैंने आपको बता दिया है कि ये वाली कैलकुलेशन होती है कॉल्स इन एरियर में जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा और कोई शेयर होल्डर जिसका पैसा ऑलरेडी कंपनी के पास ज्यादा बचा होगा और उसने कोई भी इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट कर दी होगी, तो आप उसका सबसे पहले वो निकालेंगे कि उसका कितना पैसा ऑलरेडी उस इंस्टॉलमेंट पे जा चुका है जो उसने फेल करी है या जो वो डिफॉल्ट कर चुका है। तो उसके लिए सेम वर्किंग नोट आपको बेटा हर क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा जिस भी क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन आएगी, ठीक है। बहुत सिंपल सा ये आपका कॉन्सेप्ट था ओवर सब्सक्रिप्शन, इससे ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन में कुछ भी नहीं आ सकता, ये मैक्सिमम डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन में कुछ भी नहीं है। सीबीएसई ने इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो अगर आप ये वाली सिचुएशन जो मैंने क्रिएट की है अगर आप ये बना पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको ओवर सब्सक्रिप्शन ठीक से आ गया है बेटा, ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगला टॉपिक लेंगे बेटा हम फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर देखिए, फॉरफीचर का मतलब क्या है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है जब कोई शेयर होल्डर, एक या एक से ज्यादा शेयर होल्डर हो सकते हैं, कंपनी के द्वारा मांगी गई किसी भी इंस्टॉलमेंट यानी कि कॉल या अलॉटमेंट का पैसा जब नहीं दे पाते हैं तो कंपनी उनके शेयर को फॉरफिट कर लेती है। फॉरफिट करने का मतलब कंपनी उनके शेयर को बेटा कैंसिल कर देती है, ठीक है, कैंसिल कर देती है। अब वो कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है और उन लोगों ने जितना भी पैसा अपने शेयर्स पर अभी तक दिया होता है कंपनी उस पैसे को अपने पास रख लेती है, उसको फॉरफिट कर लेती है, वापस नहीं देती, ठीक है। तो इसी को कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो बेटा फॉरफीचर का मतलब क्या हो गया, फॉरफीचर का मतलब हो गया cancellation of shares, cancellation of shares for non-payment of calls due, non-payment of calls due, ठीक है बेटा। तो इसको हम लोग कहेंगे कैंसिलेशन ऑफ शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स ड्यू, यानी कि कंपनी के द्वारा मांगा गया पैसा जब शेयर होल्डर नहीं देता तो कंपनी उसके शेयर को क्या कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है या कैंसिल कर देती है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं बेटा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर में कंपनी शेयर्स को क्या कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है। अब फॉरफीचर की जनरल देखते हैं कि फॉरफिट के टाइम कंपनी अकाउंटिंग क्या करेगी, क्या जनरल एंट्रीज करेगी। देखिए बेटा, अभी तक जब शेयर होल्डर कंपनी को पैसे दे रहा था इंस्टॉलमेंट, तो
उसकी क्या हो रही थी, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही थी बेटा, उसकी कैपिटल क्या हो रही थी, इंक्रीज। अब कंपनी उससे शेयर वापस ले रही है, तो जितनी भी कैपिटल कंपनी ने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रेज करी है उसको कंपनी क्या कर देगी, कम कर देगी, क्योंकि अब वो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है, तो कंपनी उस कैपिटल को क्या करेगी बेटा, कम कर देगी। कम करने के लिए कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखेंगे, ठीक है। शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे, किससे डेबिट करेंगे बेटा, इसको हम कॉल्ड अप वैल्यू से करेंगे, कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर, कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर, ठीक है, कि एक शेयर पे कितना पैसा कंपनी अभी तक मांग चुकी है, अभी तक, यानी कि उस स्टेज पे जहां पर उसके शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, उस स्टेज तक कंपनी कितना पैसा मांग चुकी है, उसको हम कॉल्ड अप वैल्यू कहेंगे, ठीक है। इसके बाद आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये बेटा इसको हम करेंगे डेबिट उस अमाउंट से जो प्रीमियम का हमें नहीं मिला है, प्रीमियम नॉट पेड, जितना प्रीमियम शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। ध्यान रखेंगे, अगर वो प्रीमियम पे कर देता है, अगर वो प्रीमियम पे कर देता है तो इस एंट्री से प्रीमियम इग्नोर कर दिया जाएगा, है ना। तो आप प्रीमियम को क्या कर देंगे बेटा, इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर उसने कुछ प्रीमियम नहीं दिया, तो जितना उसने प्रीमियम नहीं दिया उतने ही अमाउंट से सिक्योरिटीज प्रीमियम को आपको डेबिट करना पड़ेगा, जितना प्रीमियम शेयर होल्डर ने नहीं दिया है। इसके बाद टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, इसमें कॉल्स इन एरियर में क्या आएगा बेटा, अमाउंट नॉट पेड, जो अमाउंट उसने पे नहीं किया जिसकी वजह से उसके शेयर फॉरफिट हो रहे हैं। और टू फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स, इसमें बेटा जो अमाउंट वो पे कर चुका है, अमाउंट पेड, अमाउंट पेड, इसमें बस एक चीज याद रखनी बेटा आपको, जब भी आप अमाउंट पेड लेंगे तो इसमें मैं लिख देता हूं एक्सक्लूडिंग लेंगे, एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। बेटा प्रीमियम को इग्नोर कर देंगे या एक्सक्लूड कर देंगे आप हमेशा, जब भी आप फॉरफिटेड शेयर्स का पैसा लेंगे, यानी कि शेयर होल्डर ने जितना भी पैसा दिया है, अगर बेटा उसमें उसने कुछ प्रीमियम दे रखा है, तो वो प्रीमियम आप फॉरफिटेड शेयर्स के सामने नहीं लिखेंगे, उसको एक्सक्लूड करके जो अमाउंट बचा है केवल वो ही लिखेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, अब इस एंट्री को थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करते हैं। देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसका मतलब होता है यहां पर आपको क्या डेबिट करना है, बहुत सिंपल सी एंट्री है और बहुत सिंपल से 3 स्टेप आपको याद रखने बेटा। क्या याद रखना है, शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है, कितना पैसा मांगा, क्या है बेटा, कितना पैसा मांगा, कितना पैसा मांगा कंपनी ने अभी तक बेटा, कितना पैसा मांगा है, कितना पैसा मांगा है, ठीक है। वो आपका कहां आ जाएगा, शेयर कैपिटल में आ जाएगा, जो पैसा मांगा है वो आ जाएगा बेटा, है ना। प्रीमियम नॉट पेड, या प्रीमियम नहीं दिया, प्रीमियम नहीं दिया, तो जितना प्रीमियम नहीं दिया सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो बेटा आ जाएगा आपका कहां पर, सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने, ठीक है। कॉल्स इन एरियर, कितना पैसा नहीं दिया, कितना पैसा नहीं दिया, ठीक है जी। कितना पैसा नहीं दिया आपने, जो पैसा नहीं दिया आपने वो आएगा बेटा कॉल्स इन एरियर के सामने, और कितना पैसा दे दिया, कितना पैसा दिया। तो ये 3 चीजें याद रखनी है बेटा, बस फॉर फ्यूचर हो जाएगा, है ना।
तीन चीज याद रखनी है। कितना पैसा मांगा वो कॉल्स इन, वो शेयर कैपिटल में आ जाएगा। कितना पैसा नहीं दिया वो कॉल्स इन एरियर में आएगा। और कितना पैसा दे दिया वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो तीन चीज याद रखनी है। अगर प्रीमियम नहीं दिया है तो प्रीमियम डेबिट कर देंगे। अगर प्रीमियम ऑलरेडी पे कर चुका है शेयर होल्डर तो प्रीमियम इस एंट्री से टोटली इग्नोर हो जाएगा बेटा। टोटली आप प्रीमियम को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, टोटली इसको इग्नोर कर देंगे। तो ये सिंपल से एंट्री है। अब साथ में ही हम री इशू भी देख लेते हैं। देखिए कंपनी ने इन शेयर्स को फॉरफिट किया है, कंपनी इनको बेटा आगे फर्दर किसी और शेयर होल्डर को री इशू कर देगी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। री इशू ऑफ, हम देखेंगे बेटा री इशू, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, अब इनको री इशू करना है। जो शेयर हमने फॉरफिट किए थे उनको हम री इशू करना चाहते हैं। तो री इशू करने से बेटा दो एंट्री और ऐड हो जाएंगी। एक एंट्री किसकी आएगी, एक एंट्री शेयर्स को री इशू करने की आएगी, यानी कि इशू करने की आएगी, सीधा सिंपल भाषा में बोलो तो मैं सेल करने की आएगी। और दूसरी एंट्री फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में जो बैलेंस हमारा बच गया री इशू करने के बाद, है ना, तो वो हमारा फायदा हो गया, वो हमारा कैपिटल गेन हो गया और उसको हम कैपिटल रिजर्व में बेटा क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। सिंपल भाषा में बोलूं तो वो कैपिटल नेचर का हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। उस प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। सिंपल सा है बेटा। तो चलिए देखते हैं, जब आप री इशू करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा बेटा। जितना भी पैसा मिलेगा टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये एंट्री आप कब करेंगे, जब कंपनी अपने शेयर को एट पार पर बेटा री इशू कर पा रही है, एट पार पर। और कंपनी चाहे तो बेटा प्रीमियम पे भी कर सकती है। तो प्रीमियम के लिए एंट्री थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, बस उसके लिए एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी साथ में बेटा क्रेडिट हो जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री आप तब करेंगे जब कंपनी अपने शेयर्स को एट पार पर री इशू कर पा रही है। ठीक है, कंपनी बेटा अपने शेयर्स को ओरिजिनली तो डिस्काउंट पर नहीं कर सकती है री इशू, लेकिन नहीं सॉरी इशू नहीं कर सकती है डिस्काउंट पे, लेकिन री इशू डिस्काउंट पे कर सकती है। कोई भी कंपनी जब ओरिजिनली शेयर्स को इशू करती है तो डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती, वो आपको पता है, मैंने पहले बताया था। लेकिन जब री इशू करती है तो डिस्काउंट पर री इशू कर सकती है। अब ये एक्चुअली डिस्काउंट नहीं है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझते जरा, इसको डिस्काउंट पे क्यों री इशू किया जा रहा है बेटा। देखिए समझिए, कंपनी ने पिछले शेयर होल्डर से कुछ पैसा फॉरफिट किया हुआ है। मतलब पिछले शेयर होल्डर ने कुछ पैसा, यानी कि जिसके शेयर फॉरफिट किए थे उससे बेटा कंपनी ने कुछ पैसा ऑलरेडी क्या किया हुआ है, फॉरफिट किया हुआ है, लिया हुआ है, जब्त किया हुआ है। ठीक है, वो पे कर चुका था, वो कंपनी के पास ही है। अब कंपनी कह रही है कि जब हम दोबारा इन शेयर्स को बेच रहे हैं तो जितना पैसा हमें पिछले शेयर होल्डर ने दिया था उतना लॉस तो हम बियर कर ही सकते हैं, क्योंकि उतना पैसा तो ऑलरेडी हमारे पास है ना। इसी को बच्चे कह देते हैं मिनिमम और मैक्सिमम डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, इसी को बोल देते हैं कि भाई कितनी वैल्यू पे आप, कितनी कम से कम वैल्यू पे आप क्या कर सकते हो, शेयर को री इशू कर सकते हो, या कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो। ठीक है, तो बेटा इसी को कहते हैं, बच्चे कहते हैं सर ये मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट पता नहीं क्या ही है, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। बेटा कुछ भी नहीं है, केवल ये जानना है आपको कि पिछले शेयर होल्डर से कंपनी ने जितना पैसा फॉरफिट किया था मैक्सिमम उतना ही कंपनी डिस्काउंट दे सकती है अगले शेयर को री इशू करने में, या अगले शेयर होल्डर को जब री इशू करती है तो उतना ही मैक्सिमम, क्योंकि उतना पैसा तो कंपनी के पास ऑलरेडी है ही बेटा, है ना, तो उतना लॉस बियर कर सकती है, उतने ही लॉस में वो कंपनी उनको री इशू कर देगी। तो बेटा अगर डिस्काउंट पर री इशू कर रही है तो उसकी जनरल देखिए क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और क्योंकि मैंने बताया कि जब भी हम लॉस पे शेयर को री इशू करते हैं तो पैसा हम कहां से लेते हैं, ऑलरेडी जो हमने फॉरफिट किया हुआ है, इसीलिए फॉरफिटेड शेयर्स को हम यहां पर डेबिट कर देंगे।
ठीक है, फॉरफिटेड शेयर्स को। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, जितना भी लॉस हुआ है उतने अमाउंट से इसको डेबिट कर दिया जाएगा। और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो बेटा ये एंट्री आप कर देंगे जब कंपनी डिस्काउंट पर या कुछ कम वैल्यू पर या कुछ लॉस पर अपने शेयर्स को री इशू कर पा रही है। ठीक है, तो ये एक एंट्री बन गई। इन तीनों में से कोई एक केस होगा, या तो पार पे इशू करेंगे आप, या प्रीमियम पे री इशू करेंगे, या डिस्काउंट पर री इशू कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपने जो फॉरफिट किया था पैसा यहां पर शेयर फॉरफिचर में, ठीक है, कुछ पैसा आपने यहां पर फॉरफिट किया था, उसमें से अगर कुछ पैसा बचा हुआ है ना, री इशू करने के बाद, ध्यान रखिए जिन शेयर्स को री इशू किया जा चुका है केवल उन्हीं का पैसा हम फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसकी एक एंट्री और बन जाएगी बेटा, यानी कि वो एंट्री बनेगी आप कह सकते हो फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में बेटा ट्रांसफर करना है। ठीक है, कैपिटल रिजर्व में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। किसको, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में जो पैसा बचा हुआ है। तो बेटा इसके लिए जनरल हो जाएगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कैपिटल रिजर्व। तो ये दो एंट्री आपकी और ऐड हो जाएंगी अगर आप शेयर्स को क्या कर रहे हो, री इश्यू कर रहे हो। कौन से शेयर्स को, जिनको आपने फॉरफिट किया था। ठीक है, तो दो एंट्री और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, यानी कि फॉरफिचर की टोटल मिला के 3 एंट्रीज हो जाती हैं। फॉरफिचर और री इश्यू को मिला के एक एंट्री में आप फॉरफिट करेंगे और 2 एंट्री फिर री इश्यू की हो जाएगी। फिर एक एंट्री आपकी फॉरफिटेड शेयर्स को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की बेटा एंट्री हो जाती है। ठीक है, तो अब हम इस कॉन्सेप्ट पे एक, यानी कि फॉरफिचर और री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स पे एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिख देता हूं मैं जरा। तो क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा, वो है डिनको लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। देखिए डिनको लिमिटेड ने फॉरफिट किए 800 शेयर्स, 10 रुपए का एक है, एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। 20% का प्रीमियम है, 10 रुपीज पे 20% का मतलब हो गया 2 रुपए का प्रीमियम। ठीक है, इसका मतलब कंपनी ने 10 रुपए के शेयर को 12 रुपए में इशू किया था, जिसमें से 9 रुपए कॉल्ड अप है। यानी कि अभी तक कंपनी ने बेटा मांगा कितना है, 9 रुपए मांगा है। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, 9 रुपीज है, तो 10 में से 9 मांगा है, प्रीमियम अलग है। ठीक है, ऑन विच ए शेयर होल्डर डिड नॉट पे ₹4 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब वो अलॉटमेंट में बेटा क्या नहीं दे पाया, 4 रुपए नहीं दे पाया इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 2 रुपए अलॉटमेंट के और 2 रुपए यहां पर प्रीमियम के। जो ये वाली है, ये 2+2 है बेटा आपकी, इसमें 2 रुपए आपके किसके हैं, अलॉटमेंट के हैं, और 2 रुपए प्रीमियम के हैं। और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए नहीं दे पाया, फर्स्ट कॉल पे क्या नहीं दे पाया, 2 रुपए नहीं दे पाया। तो ध्यान दीजिए जरा, देखिए अब हमें इसकी एंट्री बनानी है बेटा, ध्यान दीजिए जरा। देखिए कंपनी ने टोटल अभी जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो 9 रुपए मांगे हैं, 9 रुपए। अब 9 में से मैं आपको बताता हूं कि इंस्टॉलमेंट कैसे कैसे बनी होगी। देखिए एप्लीकेशन होगी, अलॉटमेंट होगी और फर्स्ट कॉल होगी। टोटल 9 रुपए है बेटा। तो देखिए 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, ठीक है, उसने नहीं दिया। अलॉटमेंट पे 2+2 है, प्रीमियम को अलग कर दिया मैंने, तो 4 रुपए हो गए। इसका मतलब एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगे होंगे कंपनी ने, 5 रुपए मांगे होंगे। तो इस तरह से आप एक छोटा सा वो बना के आप ये कर सकते हैं कि कंपनी ने कौन से इंस्टॉलमेंट पे कितने पैसे मांगे। अब देखिए मैंने आपको बताए थे 3 रूल बताए थे कि 3 चीजें याद रखनी है आपको। पहला, कितना पैसा मांगा, तो कंपनी ने 9 रुपए मांगा बेटा, तो शेयर कैपिटल में 9 रुपए से आ जाएगी एंट्री, है ना। प्रीमियम पे किया कि नहीं किया, हाँ प्रीमियम पे नहीं किया, क्योंकि अलॉटमेंट ही पे नहीं की तो प्रीमियम भी पे नहीं किया होगा। ठीक है, तो प्रीमियम भी डेबिट हो जाएगा 2 रुपए से। दूसरी बात, कॉल्स इन एरियर क्या नहीं दिया, तो उसने बेटा अलॉटमेंट पे 4 रुपए नहीं दिए और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए नहीं दिए, मतलब 6 रुपए नहीं दिए। दिया क्या, एप्लीकेशन का 5 रुपए दिया, तो आपकी फॉरफिचर की एंट्री बन गई, है ना। सिंपल एंट्री है। तो देखिए एंट्री पास कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर
कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो मैंने बताया था आपको 800 शेयर्स आपके पास है, आपने 9 रुपए मांगे हैं, ठीक है, तो कितना हो गया बेटा 7200 रुपीज आपके पास शेयर कैपिटल में। आप 7200 रुपीज से शेयर कैपिटल को कम कर देंगे, उसकी कैपिटल को हम 7200 से हमने बढ़ाया होगा अभी तक, उतने ही अमाउंट से हम इसको भी कम कर देंगे, ठीक है। अब उसने प्रीमियम नहीं दिया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। तो देखिए 800 शेयर्स पे बेटा उसने 2 रुपए प्रीमियम नहीं दिया, अलॉटमेंट का प्रीमियम कितने रुपए है 2 रुपए है, तो हमारा कितना आ गया 1600 आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम टू कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। कितना पैसा नहीं दिया 800 शेयर्स पे सर, 4 रुपए तो उसने यहां नहीं दिया और 2 रुपए ये नहीं दिया, यानी कि टोटल मिला के उसने 6 रुपए नहीं दिया आपको, ठीक है। आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो 6 रुपए नहीं दिए, तो ये हो गया आपको 4800 रुपीज। अब उसने दिया क्या है, जो दिया है वो कहां जाएगा, वो फॉरफिटेड शेयर्स में जाएगा, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। कितना दिया 800 शेयर्स पे 5 रुपए उसने एप्लीकेशन के ही तो दिए है ना, तो बेटा कितना हो गया 4000 रुपए हो गया। आप एक बार चेक कर लेंगे आपके एंट्री की दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, इसका मतलब आपकी जनरल ठीक है बेटा। देखिए हमारी डेबिट साइड 8800 है और क्रेडिट साइड इज ऑल्सो 8800 से आ रही है, इसका मतलब हमारी जनरल ठीक है। तो मैंने आपको सिंपल से 3 रूल बताया, कितना पैसा मांगा वो शेयर कैपिटल में आएगा, कितना पैसा नहीं दिया वो कॉल्स इन एरियर में आएगा, और कितना पैसा दे चुका है वो आपका फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में आ जाएगा। प्रीमियम को आपको तभी डेबिट करना है जब शेयर होल्डर ने प्रीमियम नहीं पे किया हो, प्रीमियम पे कर दिया है तो बेटा प्रीमियम क्वेश्चन से इस एंट्री से इग्नोर कर देंगे, आपको कहीं नहीं दिखाना है। अब कंपनी क्या कह रही है बेटा कि फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू कर दिया गया है 8 रुपए पर शेयर। शेयर कितने का है 10 रुपए का, ये कह रहा है कि फुल्ली पेड अप, तो 10 रुपए का करके हमने उसको दिया है, लेकिन उसने हमें 8 रुपए ही पे करे हैं, इसका मतलब 2 रुपए का आपको पर शेयर क्या हो गया लॉस हो गया बेटा, ठीक है। तो अब हम री इशू की एंट्री कर देंगे, तो री इशू की सिंपल एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, आपको पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना मिलेगा बेटा 800 शेयर्स को आपने पर शेयर 8 रुपीज में री इशू किया, तो आपको कितना मिलेगा 6400 मिलेगा। आपको पर शेयर लॉस हुआ है 2 रुपए का, तो लॉस के लिए मैंने बताया था आपको फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, तो बेटा 800 इंटू 2 यानी कि 1600 से आप अपना क्या कर देंगे फॉरफिटेड शेयर्स को डेबिट कर देंगे, और टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। अब ये शेयर होल्डर बन गया है, तो इसका जो पैसा आया है वो कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो बेटा 800 इंटू 10 मतलब 8000 रुपीज से कैपिटल रेज हो गई है अब, ठीक है, कैपिटल बढ़ गई है। अब बेटा देखिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में हमारे पास यहां पर 4000 रुपीज थे, कितने थे 4000 रुपीज। अब इन्हीं शेयर्स को, इन पूरे शेयर्स को 800 शेयर्स को हमने री इशू कर दिया है, इसका मतलब हम पूरा का पूरा 4000 रुपीज क्या कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए क्या इन 800 शेयर्स को री इशू करने में हमारा कुछ लॉस हुआ, यस सर, हमारा कितना हुआ 1600 का लॉस हुआ, तो लॉस हम इसमें से माइनस कर देंगे, रिमेनिंग जो पैसा बचा वो हम ट्रांसफर कर देंगे किसमें कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री देखिए, एंट्री हो जाएगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखिए अब इस जर्नल के लिए आप एक छोटा सा वर्किंग नोट बना के दिखाएंगे तो बहुत बेटर रहेगा बेटा, है ना। तो देखिए मैं एक छोटा सा वर्किंग नोट बना के दिखाता हूं आपको। हम वर्किंग नोट किसके लिए बना रहे हैं, वर्किंग नोट नंबर 1 हम बना रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। तो बेटा इसके लिए अब हमें देखिए हमारे पास फॉरफिटेड का अमाउंट कितना है, हमने कितना पैसा फॉरफिट किया था, तो
फॉरफिटेड अमाउंट हमारे पास 4000 रुपीज है ना। देखिए हमने फॉरफिट किया था 4000 रुपए। अब बेटा इसमें से हमें लेस करना है, लेस लॉस ऑन री इशू, लॉस ऑन री इशू। लॉस ऑन री इशू बेटा हमारा हो जाएगा 1600 रुपीज का, है ना। देखिए 1600 रुपए का हमने लॉस पे इनको री इशू किया था। तो अब हमारे पास बच गया 2400। तो इन शेयर्स को फॉरफिट करने में आपको 2400 रुपए का 2400 रुपीज का क्या हो गया, फायदा हो गया। तो ये अमाउंट आपको ट्रांसफर कर देना है बेटा, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कितना बेटा, 2400 रुपीज आप बेटा ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में आप ट्रांसफर कर देंगे कितना, 2400। तो बहुत सिंपल सी एक छोटी सी आप कैलकुलेशन करके इसको दिखा सकते हैं बेटा। ठीक है, तो देखिए ये आपका फॉरफीचर हो गया बेटा। अब ये छोटा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो बच्चे बोलते हैं सर मैक्सिमम कितना डिस्काउंट या मिनिमम कितनी प्राइस पे कंपनी री इशू कर सकती है, वो कॉन्सेप्ट कहां से होता है। देखिए बेटा मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, यहां पर देखिए आपने इस कंपनी ने 5 रुपए पर शेयर फॉरफिट किया है, 5 रुपए, यानी कि पिछले शेयर होल्डर से हमने 5 रुपए उसने दिए थे वो हमने रख लिए हैं, तो हमारे पास 5 रुपए पर शेयर ऑलरेडी है। तो कंपनी जब इन शेयर्स को री इशू करेगी तो मैक्सिमम 5 रुपए का डिस्काउंट दे सकती है, 5 रुपए का, है ना। तो अब देखिए अगर 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, इसमें से 5 रुपए डिस्काउंट दूंगा मैं, तो 5 रुपए प्राइस इसकी मिनिमम हो गई। तो ये क्या हो गई, ये हो गई मिनिमम इशूड प्राइस, मिनिमम इशू प्राइस कितनी, 5 रुपए, है ना। और डिस्काउंट कितना दे सकता हूं, 5, ये क्या हो गया मैक्सिमम डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी चीज नहीं है कि जितना आपने फॉरफिट किया है पिछले शेयर होल्डर से वो आपका मैक्सिमम डिस्काउंट है, और उसको फेस वैल्यू से माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो आपकी मिनिमम इशू प्राइस है। एक नंबर में क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है मिनिमम मैक्सिमम का, तो आप यहां से बता सकते हैं कि कितना मिनिमम प्राइस पे इशू किया जा सकता है, वो आपसे मिनिमम प्राइस भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है कि मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, आसान सी चीज है, कोई भी मुश्किल चीजें बिल्कुल भी नहीं है बेटा। ठीक है, तो अब इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें हम जितने भी शेयर फॉरफिट कर रहे हैं उसमें से कुछ शेयर को हम रख लेंगे और बाकी शेयर्स को हम क्या कर देंगे, री इशू कर देंगे। तो उस पर एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं बेटा, फॉरफिटेड 500 इक्विटी शेयर्स, एसके लिमिटेड ने बेटा 500 इक्विटी शेयर्स क्या करे हैं, फॉरफिट किए हैं। 10 रुपए का एक है, इनको प्रीमियम पे इशू किया गया था, 5 रुपए के प्रीमियम पे, यानी कि 10 रुपए के शेयर को आपने 15 रुपए में क्या किया था बेटा, इशू किया था। हेल्ड बाय विक्रम, विक्रम के पास ये शेयर थे। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, फॉरफिट क्यों किया है हमने, क्योंकि उसने नहीं पे किया था। क्या नहीं पे किया था बेटा, अलॉटमेंट पे 8 रुपए पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 8 पर शेयर में प्रीमियम इंक्लूड है बेटा, ये 5 रुपए का, इसका मतलब ये 3 + 5 हो गया, 3 + 5 हो गया। और एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर, 2 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दी थी। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि ऑफ दी शेयर, इन 500 शेयर जो हमने फॉरफिट किए हैं उनमें से 300 शेयर्स को हम री इश्यू कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, रवि को कर रहे हैं, एट ए डिस्काउंट ऑफ 3 रुपीज पर शेयर, 3 रुपए के डिस्काउंट पे, यानी कि 7 रुपए में री इश्यू कर रहे होंगे बेटा। ठीक है, तो चलिए एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कितने पैसे हमें एप्लीकेशन पे मिले। तो बेटा छोटा सा मैं यहां बना देता हूं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो टोटल हमारा बेटा 10 रुपए का शेयर है, हम सारे 10 के 10 रुपए मांग चुके हैं, यानी कि शेयर हमारा फुल्ली कॉल्ड अप हो। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आपने 2 रुपीज नहीं दिए। ठीक है, अलॉटमेंट पे 8 रुपए है इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसका मतलब ये 3 + 5 हो गया, है ना, 8। इसमें 3 रुपए आपके शेयर की फेस वैल्यू में से मांगे हमने, और 5 रुपए आपका क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। एप्लीकेशन पे कितना, अब कितना बचा देखो, 5 रुपए तो ये हो गया दोनों मिला के, तो रिमेनिंग 5 रुपए कब मांगा होगा हमने, एप्लीकेशन पे। तो देखिए 5 रुपए एप्लीकेशन के वो दे चुका है, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल के उसने 8 + 2 10 रुपीज नहीं दिए हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बन गया आपके सामने। तो मैंने आपको बताया कितना मांगा,
वो शेयर कैपिटल में दिखाना है। तो मांगा कितना, पूरा 10 रुपए मांगा है, तो एंट्री कर देते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 500 शेयर है बेटा, इस पे कंपनी पूरे 10 रुपए कॉल कर चुकी है, इसका मतलब 5000 से डेबिट हो जाएगी आपकी शेयर कैपिटल। अब उन्होंने प्रीमियम अलॉटमेंट नहीं दिया है तो प्रीमियम भी नहीं दिया होगा, तो प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे आप। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना, 500 इंटू 5 रुपए का प्रीमियम है बेटा, तो 2500 रुपीज का प्रीमियम आपका डेबिट हो गया। अब नहीं दिया उन्होंने, वो कॉल्स इन एरियर में आएगा बेटा, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। मैंने बताया था 500 शेयर्स पे देखिए 8 रुपए अलॉटमेंट पे नहीं दिया और 2 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं दिया, तो टोटल कितना नहीं दिया, 10 रुपए नहीं दिया, तो 5000 उन्होंने नहीं दिया बेटा। तो दिया कितना है, वो आपका फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में आ जाएगा। 500 शेयर्स पे उन्होंने बेटा केवल एप्लीकेशन के 5 रुपए दिए हैं, तो 5 रुपीज यहां आ गया आपका, 2500 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेटा फॉरफीचर की एंट्री। तो फॉरफीचर में आपको बस 3 चीजें याद रखनी है, कितना पैसा मांगा, कितना पैसा उसने नहीं दिया और कितना पैसा दिया। प्रीमियम नहीं पे किया है तो डेबिट कर देंगे, प्रीमियम पे कर दिया है तो इग्नोर कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इन शेयर्स को हम री इशू करते हैं। री इशू के बारे में बोला है कि इनमें से 300 शेयर्स को हमने री इशू किया है, कितने में, 3 रुपए के डिस्काउंट पे या 3 रुपए के लॉस पे। तो इसका मतलब हमने 10 रुपए के शेयर में से 3 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो 7 रुपए में बेटा हमने शेयर इशू किए होंगे। तो यहां आ जाता है आपका बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए 300 शेयर्स को आपने पर शेयर 7 रुपए इशू किया, तो 2100 रुपीज आपको मिले होंगे। आपने डिस्काउंट पे किया है तो फॉरफिटेड शेयर्स आपका डेबिट होगा, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट। तो इसी शेयर से हम फॉरफिटेड शेयर्स में से हम पैसा ले लेंगे, कितना ले लेंगे बेटा, 300 इंटू 3 रुपए का लॉस है, तो 900 रुपीज हम फॉरफिटेड शेयर्स में से यहां ले आएंगे। तो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा पूरा 300 इंटू 10 रुपीज का शेयर था आपका 3000। ठीक है, अब ये एंट्री आ गई। अब हम एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद हम पैसा ट्रांसफर करेंगे। बचा हुआ पैसा कहां पर ट्रांसफर करेंगे हम, कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री कर लेता हूं मैं, ये एंट्री नंबर 1 है हमारी, ये हमारी 2 है और ये हमारी एंट्री नंबर 3 हो जाएगी। तो बेटा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व। देखिए बेटा अब ध्यान से देखिए, हमने जो पैसा फॉरफिट किया था यहां पर, ये 2500, ये हमारा 500 शेयर्स पे हमने फॉरफिट किया था, लेकिन हमने री इशू केवल 300 शेयर ही करे हैं। तो इस पैसे में से आप केवल 300 शेयर्स का ही पैसा अभी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसके लिए 2 तरीके हैं। अगर आपको पर शेयर पता है तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो, 300 इंटू 5, 1500 रुपए। और अगर किसी केस में जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है तो वहां पर शेयर नहीं पता होता, तो वहां पर एक फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, देखिए मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं पहले। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, इसका फॉर्मूला है बेटा forfeited amount upon forfeited shares into reissued shares। तो forfeited amount upon forfeited shares into reissued share। तो देखिए यहां पर कितने हमारे, अगर इसी क्वेश्चन में मैं फॉर्मूला लगाना चाहूं तो देखिए फॉरफिटेड अमाउंट हमारा कितना है, 2500 है। ठीक है, तो फॉरफिटेड अमाउंट हमारा कितना है, 2500। फॉरफिटेड अमाउंट हमारा है बेटा 2500। फॉरफिटेड शेयर्स कितने हैं, 500। री इशू कितने करे हैं, 300। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा,
1500 आ गया। ठीक है, आप इसको सिंपली वैसे भी करते, अगर मैं यहां पे लिख के दिखाऊं आपको 300 इंटू 5 तो भी आपका 1500 ही आता। तो पर शेयर पता है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, पर शेयर नहीं पता है तो आप इस तरह ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब 1500 रुपए हम ट्रांसफर कर सकते हैं कहां पर, कैपिटल रिजर्व में, लेकिन अभी तो कुछ लॉस भी तो हुआ हमें, तो लॉस माइनस कर देंगे, लेस लॉस ऑन री इश्यू। तो बेटा कितना लॉस हुआ था, देखिए हमें 900 रुपीज का, ये देखिए लिखा हुआ 900 रुपीज का हमारा लॉस हुआ था, तो 900 रुपीज हम इसमें से लेस कर देंगे, तो 600 रुपीज आप ट्रांसफर कर सकते हो कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो ये 600 रुपीज बेटा हम यहां पर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे आपको। ठीक है, तो इस तरह का एक छोटा सा वर्किंग नोट बना सकते हो आप कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए। तो ये आपका दोनों मैंने कॉन्सेप्ट करा दिए हैं। कंपनी ने जितने शेयर फॉरफिट किए थे सारे के सारे री इशू कर दिए, वो पीछे वाला क्वेश्चन हमने किया। ये वाला क्वेश्चन में हमने किया कि कंपनी ने फॉरफिट तो ज्यादा शेयर करे हैं, री इशू लेकिन उसमें से कुछ कम कर रही है, तो उस केस में कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कैसे ट्रांसफर होता है, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला बता दिया। आपको पर शेयर पता है तो आप सीधा मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, सीधा मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं।